हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सऊद कुरैशी एंड वेलकम अगेन टू जावा ट्री पॉइंट। तो आज हमारी C++ सीरीज का थर्ड लेक्चर का पार्ट 2 है। हमने थर्ड लेक्चर के पार्ट 1 में ये देखा था कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के साइजेस देखे थे एंड ये सब देखे थे। अब हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे कि वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करते हैं और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, और मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि 16 बिट कंपाइलर के अंदर इंटीजर कितनी स्टोरेज साइज लेता है, 32 बिट्स एंड 64 बिट कंपाइलर के अंदर इंटीजर कितनी स्टोरेज साइज लेता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ मेरी IDE कोड ब्लॉक्स, जिसके अंदर हम करने वाले हैं हमारी प्रोग्रामिंग। और मैं आपको बता दूं मेरे कोड ब्लॉक्स के अंदर 32 बिट कंपाइलर है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही कोड लिख कर रखा है, तो ये कोड के बारे में आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको डिटेल में बेसिक सिंटैक्स की वीडियो में बता चुका है। इफ आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज जाकर पहले आप वो वीडियो देखिए। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली आते हैं मेन के अंदर, मेन फंक्शन के हमारे। तो हम मेन फंक्शन में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है मेन फंक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट लाइन एंट, फिर लिखा है मैंने a इज इक्वल्स टू 10। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारा डिक्लेरेशन का सिंटैक्स। हमारा एक डिक्लेरेशन का सिंटैक्स यही है। यहाँ पर हम सबसे पहले बताते हैं कि हमारे वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा। डेटा टाइप के बारे में हमने थर्ड लेक्चर के पार्ट 1 के अंदर सब अच्छे से पढ़ा है, तो इफ आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज वो देख लीजिए। ये हमारा है डेटा टाइप, जो कि है इंट। हमारा डेटा टाइप ये बताता है कि हमारे वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर होने वाली है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर 10 स्टोर होने वाला है। 10 एक इंटीजर वैल्यू है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप लिया है। अब आगे आप देख सकते होंगे यहाँ पर मैंने लिखा है a। तो ये a क्या है? ये जो a है ये हमारे इस वेरिएबल का नेम है। कज इफ मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं तो हम रियल लाइफ की बात करते हैं। हम सब लोगों के एक स्पेसिफिक नेम होते हैं। जैसे मेरा नाम सऊद है, आपका जो भी नाम होगा। तो हमको जब किसी को हमें जब कोई कॉल करता है, हमें जब कोई बुलाता है, वो हमारा नाम लेकर ही बुलाता है। वो हमारा नाम लेता है, इसीलिए हम उससे रिस्पॉन्ड करते हैं। इफ वो सिर्फ ऐसा करेगा, लाइक एग्जांपल फॉर एग्जांपल ए तू ऐसा कुछ करके बुलाएगा, तो हमको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि वो किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको बुलाना चाह रहे हैं। और इफ यही मैं स्पेसिफिक नेम लेकर बुलाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा ही नाम लूं सऊद, तो जिसका नाम सऊद होगा सिर्फ वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसीलिए हमको जो वैल्यू हमारी है, अगर उसको एड्रेस करना है, उसको कॉल करना है, उसको यूज करना है, तो इसीलिए हम वेरिएबल का नेम देते हैं। तो यहां पर मैंने इस वेरिएबल का नेम दिया हूं a। तो हम एक और चीज यहां पर देख लेते हैं कि हम वेरिएबल के नेम्स क्या क्या दे सकते हैं। वेरिएबल के नेम देने में भी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके नेमिंग कन्वेंशंस में भी कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन के बारे में आपको अभी बताता हूं। वेरिएबल का नेम जो आप देते हो, वो वेरिएबल का नेम स्मॉलर a टू स्मॉलर z तक हो सकता है। ये वैलिड रहेगा इफ आप उसको स्मॉलर a b c d से लेकर z तक का अगर आप उसको नेम देते हो तो ये वैलिड नेम्स होंगे। आप ये चीजें रख सकते हो। और यही आप कैपिटल्स के साथ भी कर सकते हो, कैपिटल A टू कैपिटल Z, ये भी कर सकते हो आप। वेरिएबल के अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यूज भी, नंबर्स भी नेम के तरह उसको दे सकते हो, लेकिन वो नंबर्स हमारे जो अल्फाबेट्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने a लिया हूं उसके बाद आएंगे वो नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये A1, अगर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाऊं जिसका नेम है 1a और इसके अंदर मैं स्टोर करूं 10, तो ये सिंटैक्टिकली रॉन्ग होगा। ये नेमिंग कन्वेंशन के रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि जो नंबर्स है वो हमेशा उसके पीछे आना चाहिए। A1 ये प्रॉपर सिंटैक्स है इसका। हम चाहे तो यहाँ पर A22 भी ले सकते हैं या फिर A123 ले सकते हैं, बट हमको A जो है उसको आगे रखना पड़ेगा। ये हो गया। अब हम देखते हैं एक और चीज। इसके अंदर हम स्पेशल कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, स्पेशल कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैशटैग, $, परसेंटेज, तो हम इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स कोई भी नहीं दे सकते उसके नेम के अंदर, ना ही अल्फाबेट से पहले ना ही अल्फाबेट के बाद। लेकिन एक स्पेशल कैरेक्टर ऐसा है जो कि एक्सेप्शन है, वो आप दे सकते हो, वो है अंडरस्कोर। तो इफ मैं यहां पर लिखता हूं A_10, तो ये राइट होगा। ये नेम हम दे सकते हैं। लेकिन यही मैं यहां पर लिखूं A!, तो ये नेम राइट नहीं होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और एक चीज और, इफ आप चाहे तो इसको मल्टीपल अल्फाबेट्स भी दे सकते हो, फॉर एग्जांपल AB या फिर ABC या फिर AB, कुछ भी ऐसा आप दे सकते हो। चाहे तो आप स्मॉलर केस और लोअर केस एंड अपर केस दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल AB, कैपिटल AB, ऐसा कर सकते हो आप।
ये भी प्रॉपर होगा। तो अब हमने देख लिया कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, और वेरिएबल का नेम जो है, वेरिएबल को नेम को ही हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आइडेंटिफायर्स एक्चुअली वो चीज़ होती है जिसके बेसिस पर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहचानते हैं। तो हम इस वेरिएबल को ए नेम से पहचानते हैं, और उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की है 10। अब हम इस वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे आगे, इसके वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाएंगे। अब उस जैसा कि आप सब ने अगर मेरी बेसिक सिंटैक्स की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपको बताया हो कि प्रिंट करवाने के लिए जो यूज होता है, जो ऑब्जेक्ट यूज होता है, सी आउट ऑब्जेक्ट जो है, जो कि आईओ स्ट्रीम के अंदर पाया जाता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर, उसका यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखे हैं सी आउट लेस देन साइन। मैंने आपको बताया हो जब आप स्क्रीन पर आउटपुट दे रहे हो तो लेस देन साइन का यूज किया जाता है। जब कंसोल से यूजर से इनपुट ले रहे हो कंसोल के थ्रू तो आपको स्मॉलर देन साइन की यूज करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ कंसोल में प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो इसलिए हमने दिया है यहाँ पे लेस देन साइन, और फिर उसके आगे हमने एक डबल कोट्स के अंदर मैसेज प्रिंट करवाया है। इफ आपको मैसेज प्रिंट करवाना है तो ये चीज जरूर याद रखिएगा कि आप डबल कोट्स में वो मैसेज को लिखें। तो यहाँ पर मैंने मैसेज लिखा हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज, और फिर आगे चल के मैंने वापस से लेस देन साइन ली है और आगे उस वेरिएबल का नेम लिख दिया है जो वेरिएबल की वैल्यू हमको प्रिंट करवानी है, और इस केस में वो वेरिएबल का नेम है ए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ए लिखा है। और फिर बाद में स्टेटमेंट को मैंने एंड किया है सेमीकोलन से। सेमीकोलन हमारे स्टेटमेंट का एंड बताने के लिए ही यूज होता है। और फिर एट द एंड मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 किया हो, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन था वो एंड टाइप का था, इसलिए हमें यहाँ पर एक वैल्यू रिटर्न करनी पड़ी। अब मैं इसे फटाफट से कंपाइल कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कोई एरर्स है या नहीं। तो ये मैंने कंपाइल करना स्टार्ट किया और ये हो गया कंपाइल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है 0 एरर्स 0 वार्निंग्स। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है पूरी तरह से कंपाइल हो चुका है, इसके अंदर सारी चीज़ें सही है। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है इसका। तो ये मैंने किया इसको एग्जीक्यूट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट लाइन है वो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट है। तो इसके मैसेज में आप देख सकते हो कि लिखा है द वैल्यू ऑफ ए इज 10। हमने ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर की थी वो थी 10 और वही वैल्यू प्रिंट हुई है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, और वेरिएबल्स के नेम देने के क्या लिमिटेशंस हैं, उनके नेमिंग कन्वेंशंस क्या है, और वेरिएबल को प्रिंट कैसे करते हैं। तो अब हम एक चीज और देख लेते हैं, चलिए, कि यूजर से कैसे इनपुट लिया जाता है, वो भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ए को सबसे पहले तो डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर मैं कोई वैल्यू बाय डिफॉल्ट नहीं रखना चाहता, उसके अंदर मैं 10 नहीं रखना चाहता, इसलिए मैंने सिर्फ इंट ए करके कंपाइलर को ये बता दिया कि एक ए वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू फिलहाल कुछ नहीं है। और वैल्यू कुछ नहीं है का मतलब ये है इफ आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो जब तक वो स्टैटिक वेरिएबल नहीं होता तो उसके अंदर कुछ गार्बेज वैल्यूज रहेगी। गार्बेज वैल्यूज बाय डिफॉल्ट हमारे वेरिएबल्स के अंदर होती है, वो कुछ भी वैल्यूज होती है। फॉर एग्जांपल इफ यहां पर हम बात करेंगे तो इसे रन करके देखते हैं, तो ये देखिए ये 4309694 ये गार्बेज वैल्यू है। हमने इसके अंदर कुछ असाइन तो नहीं किया था लेकिन फिर भी वो गार्बेज वैल्यू इसके अंदर थी। तो बाय डिफॉल्ट हमारे वेरिएबल्स में गार्बेज वैल्यू होती है। तो अब हम यहां पर यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। हम वो इनपुट जो वैल्यू हम लेंगे, जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, उसको हम स्टोर करके रखेंगे हमारे इस वेरिएबल में, ए वेरिएबल में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और सी आउट लेता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, एंटर एनी नंबर। तो जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो हमें सबसे पहले दिखेगा एंटर एनी नंबर, एक मैसेज मिलेगा। और फिर उसके बाद हम सी इन, जैसा कि मैंने आपको बेसिक सिंटैक्स में बताया था, सी इन जो यूज होता है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है, कंसोल के थ्रू यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है। और जैसा कि आपको मैंने अभी इससे पहले बताया कि ग्रेटर देन साइन सी इन के साथ एसोसिएट किया जाता है क्योंकि हम कंसोल के थ्रू यूजर से इनपुट ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं उस वेरिएबल का नेम जिसके अंदर हमको उसकी वैल्यू स्टोर करके रखने वाले हैं, जो यूजर से आएगी उस वैल्यू को स्टोर करके रखने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पर देता हूँ ए, क्योंकि इसी वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करके रखने वाले हैं जो यूजर वैल्यू देगा। अब इसको एंड करने के लिए, स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम यूज करते हैं सेमीकोलन, और उसके नीचे हमने जो हमारी ए की वैल्यू है उसको प्रिंट करवाया है। तो अब हम इसे पहले कंपाइल करते हैं और ये कंपाइल हो रहा है, ये हो गया कंपाइल, 0 एरर्स 0 वार्निंग्स। अब हम इसे करते हैं रन। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कमांड विंडो ऊपर आई उसके अंदर लिखा है एंटर एनी नंबर।
तो चलिए हम यहाँ पर 12 डालते हैं हमारे वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 12 और मैंने दिया एंटर। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ ए इज 12। जो मैंने यहाँ पर 12 डाला वो जाकर हमारे ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ और फिर उसी ए वेरिएबल की वैल्यू को हमने नीचे प्रिंट करवा दिया। तो आप फिर से एक बार ये सारी चीजें देख लीजिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर हमने पहले सी आउट से एक मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर एरी नंबर, फिर उसके बाद में सी इन से हमने उस ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करके रखी जो यूजर ने दिया उस वैल्यू को हमने ए के अंदर स्टोर करके रखी सी इन की हेल्प से, और फिर एंड में हमने उसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो चलिए ये सारी चीजें तो हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम अभी ये भी प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि हमारा जो स्टोरेज साइजेस थी उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि वो कितनी कितनी स्टोरेज साइजेस लेती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक सी आउट लेते हैं और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, द साइज ऑफ इंट इज। अब C++ और C के अंदर एक ऑपरेटर है साइज ऑफ ऑपरेटर, जो कि हमारे कोई भी चीज का इफ हमें साइज फाइंड करना हो, फिर वो चाहे वेरिएबल्स हो या ऑब्जेक्ट हो, तो हम इस ऑपरेटर से उस वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट की साइज बाइट्स के अंदर मालूम कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर a की साइज फाइंड करनी है। a जो है हमारा int टाइप का वेरिएबल है, तो हमको int की साइज पता चल जाएगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है उसके अंदर गार्बेज वैल्यू ही है, और हमारा int जो डेटा टाइप है वो उसके साथ एसोसिएटेड है। वो ये बता रहे हैं कि हमारा जो a जो है वो int टाइप का है। तो अब हम यहाँ पर जो a की साइज है वो बताते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं अगर int लिखता हूँ तो मेरा जो 32 बिट का कंपाइलर है कोड ब्लॉक्स के अंदर वो 4 बाइट असाइन कर देगा मेरे वेरिएबल a के लिए। तो अब मैंने यहाँ पर उसी चीज को कंसोल पर प्रिंट कराने के लिए साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया है। अब मैं फिर से इस कोड को करता हूँ कंपाइल, और ये हो रहा है कंपाइल, हो गया कंपाइल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 एरर 0 वार्निंग्स। अब हम इसे करते हैं रन। तो आप यहाँ पर देख सकते होंगे, यहाँ पर लिखा है द साइज ऑफ इंट इज 4। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था 32 बिट कंपाइलर और 64 बिट कंपाइलर के अंदर इंट वेरिएबल के लिए 4 बाइट्स एलोकेट होते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, हमारा जो कोड ब्लॉक्स का कंपाइलर है, मेरा कोड ब्लॉक्स का कंपाइलर है 32 बिट का कंपाइलर, तो उसने मेरे इंट वेरिएबल के लिए 4 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट की है। अब हम यही चीज को हमारे 16 बिट के कंपाइलर्स में भी देख लेते हैं। 16 बिट के कंपाइलर के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा टर्बो C++। और चलिए हम हमारी आईडी को ओपन करते हैं। ये मेरी आईडी हो रही है ओपन, एंड ये ओपन हो गई। चलिए अब हम यहाँ पर उसी प्रोग्राम को लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ फटाक से एक लाइब्रेरी को इंक्लूड कर देता हूँ जो कि है iostream। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, इफ आप पुरानी आईडी यूज कर रहे हो तो आपको iostream के साथ .h भी लिखना होगा, और यहाँ पर आपको यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पर int main लिखते हैं, और अब यहाँ पर हम हमारे a वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, और फिर हम यहाँ पर इसको प्रिंट कराने के लिए सी आउट का यूज करते हैं, और इसके अंदर लिखते हैं हम एक मैसेज, द साइज ऑफ इंट इज, और यहाँ पर हम साइज ऑफ ऑपरेटर का फिर से यूज कर लेते हैं जो कि हमारा साइज बताएगा हमारे वेरिएबल का। यहाँ पर वो इंट टाइप का वेरिएबल है, इंट a जो है हमारा नेम है उसका, तो हम यहाँ पर बीच में a लिख देते हैं उसके पैरेंथेसिस के बीच में। अब हम यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न 0, क्योंकि हमारा इंट टाइप का फंक्शन है, इसलिए हमें इससे एक वैल्यू रिटर्न करनी होगी, न्यूमेरिक वैल्यू। अब हम इसे करते हैं कंपाइल। ये मैंने कर दिया इसे कंपाइल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 वार्निंग्स 0 एरर्स। अब हम इसे करते हैं रन। सॉरी कज ये टर्बो C++ है, तो इसके अंदर आपको आउटपुट देखने के लिए एक और हेडर फाइल का इंक्लूड करना पड़ेगा, और उस हेडर फाइल का नाम है include conio.h। इफ आप पुरानी आईडी पर है जैसे कि टर्बो C++ एंड टर्बो C3, तो आपको कंसोल विंडो देखने के लिए, कंसोल विंडो के अंदर जो भी चीजें लिखी है उस चीजों को देखने के लिए conio.h का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि जिसका फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट। इसके अंदर हमको 2 फंक्शंस मिल जाएंगे जो कि है क्लियर स्क्रीन और एक है
गेट ch। ये फंक्शंस क्या करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने एक बार के लिए हमारे प्रोग्राम को रन किया था, तो उसका जो आउटपुट है वो कंसोल विंडो भले ही हमें दिखी ना हो, लेकिन वो कंसोल विंडो पर प्रिंट हो गया था। तो अगर मैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन का यूज नहीं करूंगा, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ क्लियर स्क्रीन को, ये मैंने कर दिया क्लियर स्क्रीन को कमेंट। अब मैं इसे फिर से करता हूँ कंपाइल, मैंने ये कर दिया इसे कंपाइल। अब इसे हम करते हैं रन। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बार प्रिंट हुआ है द साइज ऑफ इंट इज 2, और उसके साथ एक और बार लिखा है द साइज ऑफ इंट इज 2। तो ये जो पहला वाला हमारा साइज ऑफ इंट इज 2 जो है वो हमने जो फर्स्ट टाइम प्रोग्राम रन किया था वो उसका मैसेज है, वो क्लियर नहीं हुआ है, वो फिर से डिस्प्ले हो रहा है। तो हमारे पुराने मैसेजेस जो पुराना हमने पहले बार जो किया था उसके सारे मैसेजेस को रब करने के लिए यूज होता है क्लियर स्क्रीन। और जो दूसरा है वो है गेट ch। गेट ch क्या काम करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसे कमेंट कर दिया, अब इसे करते हैं हम कंपाइल और अब करते हैं रन। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कंसोल विंडो अपीयर तो हो रही है बट वो रुक नहीं पा रही है। तो उस कंसोल विंडो को रोकने के लिए हम यूज करते हैं गेट ch। इसमें होता यह है कि वो तब तक रुके रहती है जब तक हम जो कि यूजर है वो कोई भी बटन प्रेस ना करे। गेट ch का मतलब है गेट कैरेक्टर। तो जब तक उसको कोई कैरेक्टर नहीं मिल जाता, कोई भी एक की हम प्रेस नहीं कर देते, तब तक वो कंसोल विंडो वहां पर रुकी रहेगी हमारे स्क्रीन पर। और जैसे ही मैंने कोई भी की प्रेस कर दी, फॉर एग्जांपल मैंने इफ एंटर या फिर ए या फिर स्पेस प्रेस कर दी, तो ये कंसोल विंडो चली जाएगी। अब पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे मैसेज पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द साइज ऑफ इंट इज 2 लिखा है, जो कि है 2 बाइट्स। हमने यूज किया टर्बो C++। इसके अंदर है 16 बिट्स कंपाइलर। 16 बिट कंपाइलर जैसे कि मैंने आपको मेरी पिछले लेक्चर में बताया था, हमारे इंटीजर वेरिएबल के लिए 2 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है, 2 बाइट मेमोरी स्पेस देता है। और हमारा 32 बिट जो था उसने 4 बाइट्स दिया। तो अब हम यहाँ पर दबाते हैं एंटर, और मेरे एंटर दबाने के बाद ये कंसोल विंडो चली जाएगी। ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने ये देखा कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल के डिक्लेरेशन के टाइम ही उसके अंदर वैल्यूज कैसे रखते हैं, और फिर हमने ये देखा कि यूजर से कैसे इनपुट लिया जाता है, और जो हमारी वेरिएबल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स अगर है तो उनका साइज इफ हमको पता करना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसको कैसे, उस साइज को कैसे पता किया जाता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। यहाँ पर जो हमने वेरिएबल का यूज किया था, वेरिएबल के साइज के पता लगाने के लिए यूज किया था, वो आगे चल के हम ऑब्जेक्ट का साइज पता लगाने के लिए भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने ए लिखा है जो कि हमारा वेरिएबल का नेम है, इसी जगह पर हम हमारे ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, वो आगे चल के हम देखेंगे जब हम क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो इफ आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। और जो मैंने आज पढ़ाया, जैसा कि आप सब जानते हो कि जावा ट्री पॉइंट जो हमारी वेबसाइट है उसकी मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा। तो इफ आपको ये चीज़ अच्छे से पढ़नी हो या फिर और डीप में पढ़नी हो तो आप उस वेबसाइट पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। So thank you.